नमस्कार। देश विदेश की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक घटनाओं से जुड़ा हमारा ये खास प्रोग्राम चर्चा खास लेकर हाजिर मैं रचना सेवक। और इस प्रोग्राम को आप देखते हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी पर। प्रोग्राम में विशेष चर्चा के लिए हर हफ्ते की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक रविंद्र खन्ना जी। प्रोग्राम में एक बार फिर से सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चा खास की शुरुआत पहाड़ी क्षेत्रों में आ रही प्राकृतिक आपदाओं के साथ। सर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाओं से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और ये घटनाएं प्रकृति के साथ खिलवाड़ की तरफ इशारा करती हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि हर रोज ही हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि पहाड़ के पहाड़ टूट कर नीचे आ रहे हैं, जल स्तर बढ़ गया है नदियों में। देखिए, ये एक आसमानी कहर है जो धरती पे उतरा। बिल्कुल सर। धरोली गांव की जो वीडियो सोशल मीडिया पे दिखाई देने के हैं, कैसे एक गांव 20-30 सेकंड में ही सारा तबाह हो गया। आज वहाँ मलबा है और 100 के अधिक आदमी लापता है, कुछ मर चुके हैं, कुछ के अभी 500 के करीब रेस्क्यू भी कर रहे हैं। सेना, CRP, पुलिस, स्थानीय लोग सब लगे हुए हैं। पर जिस तरह की वो वीडियो सामने आती है, आदमी कहता है कोई प्रकृति कहर जो है ये। देखिए, इसी तरह हिमाचल के पहले मंडी, कुल्लू मनाली, इधर देखे बादल फटने के कारण उधर भी बादल फटने, उधर 1 के 3 कट्ठे धरौली के जो क्षेत्र है उसमें कट्ठे ही 3 आए थोड़ी थोड़ी देर बाद निर्भर। इसी तरह मंडी में, कुल्लू मनाली, ये सारा हिमाचल 400 सड़कें बंद है, वहाँ पे 3 साढ़े 50,000 के करीब लोग इफेक्ट हो चुके हैं, बेघर हैं अपने अपने। तो ये एक ऐसी त्रासदी है जो दिल को दहलाने वाली है। आदमी सोचता है कि वो एक पुराने गीत के पंक्ति शायर ने लिखा है कि समा 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। जो धरौली में हुआ है, देखते देखते 20 सेकंड में जो वहाँ पर्यटक भी होंगे, रहने वाले भी थे, सबका क्या हो गया। इसी तरह मंडी में जब पानी आया, कैसे बादल फटा, तो सारा ये इसका अब त्रासदी है। पर इसको, ये त्रासदी एक तो प्रकृति की तरफ से है, पर ये प्रकृति का जो कहर है, मैं समझिए चेतावनी भी है इंसान को। ये एक बड़ी चेतावनी है। पिछले कई वर्षों से धरौली उत्तराखंड में तो बहुत है, इसी तरह हिमाचल में भी थोड़े थोड़े समय में कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी होती रही हैं, बड़ी भी छोटी भी, जिसमें चेतावनी प्रकृति ने दी कि इस मेरा दोहन इतना ना करे, इतना एक्सपायर ना करो मुझे कि मैं विनाश की तरफ चलूं। बिल्कुल सर। जो इंसान विकास की तरफ, देखिए एक हमारे जो शब्द है प्रकृति और प्रवृत्ति, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि जब इंसान की प्रवृत्ति, जो उसका टेम्परामेंट है, अगर वो नेचर के साथ मिला के चले तो फिर उसका विकास होता है। जब प्रकृति और प्रवृत्ति का टकराव होता है तो फिर विनाश होता है। तो ये एक विनाश वाली घटना हमारे सामने आ रही है और जो दिल दहलाने वाली है। जो चले गए उनके परिवारों को, मतलब उनके दुख क्या हो गया, जिनका कुछ भी नहीं बचा, वो शब्द ही नहीं है जिनका जिसके द्वारा बयान कर सके, जिनके साथ जो बीती है उनको शब्दों में बयान करना ही मुझे मुश्किल लग रहा है भी कैसे बयान किया जाए। अब विकास के नाम पे हमने क्या किया, बांध बनाए वहां पे, सड़कें चौड़ी करने और टनल बनाने के लिए पहाड़ काटे, जंगल कटाई की, और पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमने नदी के जो बेल्ट थी, जो या जो प्रदेशों में छोटे छोटे झरने निकलते हैं, वो कभी सूख जाते हैं, कभी बरसातों में चलते हैं, इस बात को देखे बिना हमने वहाँ पे वैध या अवैध निर्माण होने दिया। और इस कारण दबाव देखो, जब जंगल कट जाएंगे, हमारे बचपन में पढ़ाया जाता था कि जो वृक्ष है वो जंगल जमीन को पकड़ कर रखते हैं, मजबूती का काम करते हैं। जब हम वृक्ष काट दिए, पहाड़ों को, मतलब सड़कें 4 लाइन करनी है तो उनको काटना शुरू कर दिया, टनल को बीच में काटना। अब वो ऊपर से ढांचा तो खड़ा है, पर जब बारिश तेज आती है, जो बादल फटने के ये पर्यावरण परिवर्तन की निशानी है। जो कह रहे थे कि हम जैसे हमारा रहना सहना जीवन शैली हो गया तो इसके क्लाइमेट चेंज आएगा, वो आ चुका है। क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल में जिस थोड़े से समय में जितनी तेज बारिश होती है, उसके कारण जो पहाड़ जो दबाव नहीं कर सकते। और धरौली में तो जो है वो उसके ऊपर
30 झीलें हैं जिनमें ग्लेशियर का पानी आता है। तो जब बारिश एकदम इतनी आती है तो वो बांध तोड़ती है। और ये भी धरौली का भी निर्माण वहीं पे था, जो पुराना बेल्ट थी उसकी दरिया के आने की, खीर गंगा जो उनके, उसके किनारे उसी में बैठे, उसी ने वो सारा दोबारा नेचुरल अपने वे पे आया तो तबाही कर दी, तबाही कर दी। अब पीछे उच्चतम न्यायालय ने यही हिमाचल की ये आपदा को लेकर टिप्पणी करी थी कि अगर आप केवल पैसे कमाने के लिए आप इस तरह की डेवलपमेंट करेंगे तो ये जो बिना इस बात का ध्यान रखे कि पर्यावरण की दृष्टि से वो ठीक है, स्थानीय बात जो लोगों के हित के अनुसार है, तो अगर ऐसा नहीं करोगे तो एक दिन अगर हिमाचल का नामो निशान मिट जाएगा। ये बात सारे उत्तराखंड पे भी लागू होती है। अगर हम इस तरह देखिए, जब हम अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन करते हैं और जरूरत से ज्यादा करते हैं तो उसका परिणाम ये विकास का बजाय वो विनाश की तरफ जाता है। परिणाम जो झटके हमें लगते हैं। तो ये आज जो सोचने वाली बात यह है कि जैसे जो हमने बांध बनाई है, उसके जब झील बड़ी बन गई, जब बांध पानी रुकता तो उसके साथ बादल फटने, ये बारिश ज़्यादा शुरू हुई, ये किसी ने ख्याल नहीं किया। हिमाचल में भी बन गए, धरौली साइड में भी बन गए। तो ये जो हमने बिजली अपने हिसाब से तो उस हिसाब से की, हमें जाना चाहिए सोलर सिस्टम में जाए, हम विंड जो होती है सोलर, उसके पंखे बिजली बड़े बड़े लगते हैं उनका करें, या कोई और ढूंढे ऐसे। इसी तरह बढ़ते चले जाने के कारण ये टकराव वाली स्थिति आ गई। पर्यावरण जो है, हमें प्रकृति एक चेतावनी दे रही है कि अब रुक जाओ, रुक जाओ। अभी भी हमें ये एक समझने की जरूरत है कि हम केवल देखिए, अब 4 धाम की यात्रा पीछे में पढ़ा था कि वहाँ की टोटल आबादी जो उत्तराखंड की वो 1.5-1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ के पीछे, और वहाँ पे पर्यटक पहुँच गए 5 करोड़। अब 1.5 करोड़ की आबादी में जब पर्यटक 5 करोड़ पहुंचेगा इस यात्रा को, तो दबाव बढ़ेगा ना, वहाँ सुविधा ना, फिर उसके बाद आप प्लास्टिक और कचरा दूसरा पहाड़ों पे जाकर उसका भी तो असर पड़ेगा। दही फिर कोई सफाई तो होनी नहीं साहब, वो बारिश आएगी तो सफाई करेगी तो कहीं ना कहीं जाकर रुकेंगे। तो ये सारी चीजें हमें इस समय जो चेतावनी प्रकृति दे रही है उसको ध्यान में रख के आत्मचिंतन करने की जरूरत है, सरकार को भी, समाज को भी। अब हिमाचल में पीछे एक उच्च कोर्ट में, उनका हाई कोर्ट में आया हुआ था, जो उसकी नीति सरकार की उन्होंने किया कि जो अवैध निर्माण है सरकारी जगहों पे, वो उन्होंने खारिज किया कि नहीं बन सकते। तो जब उनकी जो एप्लीकेशन थी जो सरकार के पास आई हुई है, 1,65,000 लोगों अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए एप्लीकेशन दी। अब जो अवैध सरकारी जमीनों में बैठे हैं, वो जंगलों में बैठे हैं, उन्होंने बाग बनाए हुए हैं अपने घर, तो वो उसके जो साइड इफेक्ट है वो सब दुनिया को पड़ रहा है। तो इस तरह के जो निर्माण, अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें आपने पहाड़ी इलाकों में बना, जो शहरों में बनते हैं, आप उसका असर अगर नहीं रुकेंगे तो मैदानों पे भी आएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक चेतावनी, कहर कह लें, जिन लोगों के साथ बीती है उनके साथ हमदर्दी है, पर उनका इस समय हम ना तो उनके दुख को कुछ बयान कर सकते हैं, ना कोई इमीडिएट मदद कर सकते हैं। तो सरकार लगी हुई है, धीरे धीरे उनके है, पर हमें भविष्य के लिए ये एक चेतावनी समझते हुए अपना जो विकास के नाम पर जो हम सड़कें तोड़ रहे हैं, पहाड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं और बांध बनाते चले जा रहे हैं और निर्माण कार्य अंधाधुंध चल रहा है, उन पे कहाँ गई एक सीमा बांध के उसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये काम सारा तबाही की तरफ ले जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम में बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की। हमने पिछले हफ्ते भी सर के साथ इस बारे में खास चर्चा की थी। सर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को स्वदेशी का संकल्प लेने की बात कही है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि किसानों का जो हित है वो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? 7 अगस्त को पहले 25% तो लागू हो गया। बिल्कुल सर। अब अगला 25% होगा 21 दिन बाद, मतलब 28 अगस्त तक होगा। इसके बीच में 25 अगस्त को अमेरिकी डेलीगेशन आ रहा है बातचीत करने के लिए। तो एक बात समझे कि ये दबाव की नीति है। 25 से पहले उनको 50 का लगा दिया, अब 50 कर दे, 100 कर दे, मैं समझता हूँ कि अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो हमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि 25 के बाद भी हमारा व्यापार प्रभावित होता, निर्यात प्रभावित होता था। 25 से 50 कर दें, सुबह 100 भी कर दे, सनकी आदमी है वो कुछ भी कर दे,
तो मैं समझता कि निर्यात तो इफेक्ट हो ही गया इस समय इस बिल्कुल बार। सर। और इसके जब हमारा निर्यात जो होगा उसका है, तो उसके साथ बेरोजगारी बढ़ेगी, अब शेयर मार्केट भी टूटेगी, बाजार भी टूटेगा, मंदी होगी सारी। तो ये सारी स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए है। मैं समझता हूँ इसका एक, जो कल तक जो हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो भारत को दोस्त कह रहे थे, अब एकदम इनकी जो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। इसका मुख्य कारण जो सारे इसका सार जो अब समझ आ रहा है कि इन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर में अपना दावा किया है कि शांति स्थगित मैंने कराई है और शांति जो संघर्ष विराम में मेरी भूमिका रही है, और उसके बाद भारत सरकार ने अभी अनाउंस ही नहीं किया था, उससे पहले इन्होंने कर दिया। और उसके बाद भारत सरकार ने कभी इनको श्रेय नहीं दिया। इन्होंने 25-26 या कितनी बार इनका मैंने कराई भारत ने कर नहीं, वो हमारे दो दोस्त जो हमारे दो सैन्य अधिकारी थे उनके माध्यम से ये संघर्ष हुआ। इमीडिएट जो तत्काल कारण तो मैं यही समझता हूँ। दूसरा कारण ये और इस नाराजगी का जो दोस्ती दुश्मनों में बदली, तो दूसरा कारण ये है कि जो ये F-35 अपना विमान लड़ाकू विमान बेचना चाहते हैं, और साथ ही कृषि और डेयरी के जो उत्पाद हैं वो बाजार भारत खोले वो भेजना चाहती है। यही प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कृषि और डेयरी के लिए अपने बाजार नहीं खोल सकते क्योंकि हमारे किसानों का हित उससे जुड़ा है, तो हम उनको नहीं अनदेखा कर सकते। अब ये दूसरे कारण आ गए, और उसका उन्होंने फिर बहाना क्या ढूंढा कि रूस से आप कच्चा तेल ले रहे हो, रूस से आप सैन्य सामान खरीद रहे हो, इसलिए मैंने ये बात उन्होंने चीन से भी कही थी। 130% लगाया था, जब चीन ने जब प्रतिक्रिया की तो 30% आ गए। तो ये जो भारत को धमकाना, ये भारत ने अपना फैसला आप करना, भारत के हित है, भारत आज़ाद देश है, उसकी आप उसको धमकाने की स्थिति में देखो तो ये गलती कर रहे हो। आज भारत ने जो प्रधानमंत्री का आज का ही बयान है कि हम अनदेखा नहीं कर सकते, तो ये चीज़ भारत जो तत्काल रूप से तो हमें नुकसान होगा, झटका लगा, पर एक भी ध्यान में रखना कि अमेरिका को भी अल्टीमेटली इसका नुकसान होगा, अकेला पड़ेगा अमेरिका। भारत को विकल्प के रूप में जैसे इंग्लैंड से एक समझौता हुआ है, इसी तरह यूरोपियन देश हैं, यूनियन से करें उनमें देश हैं, या और जर्मनी है दूसरे साइड, इनके साथ समझौते का विकल्प है हमारे पास, और उसमें समय लगेगा। उस समय के बीच में हमें ये झटके वाले, ये आर्थिक संकट का समय है। और इसके बाद एक और भी सोचनी चाहिए, कुछ जैसे प्रधानमंत्री की 31-30 अगस्त की चीन यात्रा लेके लोग उस सब देख रहे हैं, चीन भी हमारा था चीनी है। अगर हम सोचें कि चीन हमारे इस समस्या का समाधान है, वो भी नहीं है। चीन भी हमें चारों तरफ से घेर रहा है, उसके उत्पाद भी हमारे मार्केट बाजार में बैठे हैं, तो हमें तो मूल रूप से स्वदेशी भी आना पड़ेगा। हर व्यक्ति को इस बात का एहसास होना चाहिए कि स्वदेश उत्पाद, चाहे वो गुणवत्ता के हिसाब से 19 हो, कीमत के हिसाब से 21 हो, तब भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और उसके लिए जब हम ये चीज़ करेंगे तभी हमारे जो उद्योग हैं उनके उत्पाद की गुणवत्ता, जब हम पैट्रोनाइज करेंगे, संरक्षण देंगे, उनको खरीदेंगे भारतीय माल को, तो तभी उद्योगपति व्यापार को वो संरक्षण मिलेगा ना, तो हमारी अर्थव्यवस्था उस हिसाब से मजबूत होगी। अगर हम कहें कि नहीं पहले वो उत्पाद अच्छा बनाए, अब चाइना के साथ हमारी कीमत नहीं हम ऐसे, क्योंकि उनकी क्वालिटी भी है और कीमत, क्योंकि उत्पाद इतना बड़ा है, वो चाइना ने पहले अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत की फिर बाहर निकले। हमारी स्थिति ये है कि हम विश्व में चौथी स्तर पे अपनी अर्थव्यवस्था हम उतनी मजबूत नहीं अभी बना सके, तो उसके लिए स्वदेशी जरूरी है। अब उद्योगों के लिए सरकार को भी जो उसमें दूसरी चीज यह है कि जैसे जो टेक्निकल नो हो है उसके तरफ भी ज्यादा ध्यान है, केवल कपड़े या चमड़े या इस तरह के व्यापार नहीं, टेक्निकल नो हो जो अमेरिका या चाइना जिस हिसाब से टेक्निकल नो को आगे मार्केटिंग करता है, तो उस हिसाब से हमें भी उस हिसाब, और उसके लिए पॉलिसी तो गवर्नमेंट ने बनानी है। गवर्नमेंट को अपने इंडस्ट्रीज को, अपने व्यापारी को वो एक नीति फ्लेक्सिबल बनाए, उनको प्रोत्साहित करे
कि वो अपनी मार्केट में अपनी चीज़ अच्छी बना सके और लोगों को एक प्रेरणा बढ़े कि राष्ट्र के हित में यही है कि हम अपने स्वदेशी उत्पाद को खरीदें। यही एक हल है और ये स्थायी हल है। अगर हमने विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना तो उसका बुनियाद अपने घर से शुरू होगी। अगर हमारी बुनियाद कमज़ोर है, हम बाहर ऊपर से जो है तो ऐसे झटके आज अमेरिका ने दिया, कल को चाइना भी दे सकता है, कोई और बड़ी यूरोपियन यूनियन भी दे सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें पहले अपने बुनियाद, अपना घर, अपना बाजार, उसको संभालना ज़रूरी है और उसका मूल मंत्र स्वदेश में ही है। पहले अंग्रेज़ों को भगाने के लिए भी स्वदेशी और स्वराज की बात हुई थी, आज फिर समझे आप उसी जगह पे आए हैं, स्वदेशी और स्वराज दोनों इकट्ठे हैं। हम जब तक अपने उद्योगों में स्वदेशी और स्वराज की भावना न खरीद में, अपने सोच में नहीं लाएंगे तो हमारा भविष्य फिर धूम नहीं रहा, क्योंकि ये जो नीति है भारत को नहीं इफेक्ट कर रही, भारतीय के भविष्य और वर्तमान दोनों को, हम सबको ये प्रभावित करने जा रही है। इस बात को सोचते हुए हमने भारत का राष्ट्र के प्रति अपनी जो भावना मौजूद करके इसका सामना करने, संकट हाल में निकलेगा, ऐसी कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की। सर, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर अक्सर ही चर्चा में रहते हैं, विवादों में रहते हैं और इस बार भी हाल ही में की गई एक टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए ये बात कही है कि अगर वो सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी है वो है कि इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चीन के उस समय जो चल रहा था सीमा पर विवाद हो, तो उसको लेके कहा था कि चीन ने हमारी 2000 किलोमीटर जगह धान लिया, हमारे 20 सैनिकों को पीटा, उन्होंने इस तरह की। अब भारतीय सेना को जब आप पीटने की बात करते हो, जगह करते हो, तो ये एक जिम्मेवार आदमी के मुंह से जब शब्द निकलता है तो लोग उसको सुनते हैं, के मनों पे उसका प्रभाव पड़ता है, तो ये नकारात्मक छवि बनती है देश की। तो उसको लेकर, उसके साथ जो भारतीय की भावना है, जो आम आदमी है, उसको दुख लगता है कि हमारी सरकार, हमारा देश ये क्या चाइन इस तरह कर रहा है, तो हमारे पास बेबसी है या क्या कमजोरी नजर आती है। जबकि स्थिति ये है कि कोई फैक्ट्स उनके पास है नहीं, इसीलिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैक्ट्स पे आधारित आपने बात की है, तो वो तो फैक्ट्स है नहीं, उन्होंने अपनी भावना की। तो ये इससे पहले उन्होंने वीर सावरकर को लेकर खड़ी थी, तब उन्होंने न्यायालय ने कहा था गांधी ने भी सारी करा हुआ है। मैं आप इतिहास को पढ़े, वीर सावरकर जब टिप्पणी थी उसके बाद फिर इन्होंने राफेल जहाज़ों को लेकर जैसे कि कमीशन चलती है उसके लिए माफ़ी मांगी इन्होंने। तो ये जेतली को लेके अभी आया कि मेरे किसान आंदोलन के भी मुझे जेतली ने धमकाने के लिए मेरे घर आया, उसके बेटे ने इनकार किया कि वो उनकी तो डेथ हो चुकी थी, तो 19 में तो 20 में तो आंदोलन चला, तो कैसे बात करते। मेरा कहना है कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय का है, इसके आगे मैं एक बात कहता हूँ कि देखिए, जिस परिवेश में, जिस वातावरण में, माहौल में बच्चा बड़ा होता है, परवरिश होती है, उसका उसके दिमाग पे उसके बहुत इफेक्ट करता है। तो मुझे ये लगता है कि जिस राहुल गांधी जिस माहौल में पले बड़े हुए, वहाँ पे कहीं ना कहीं सनातन या भारतीय की सोच की कमी रही है। वो नेचुरल वे से रही या जानबूझ के, इसका मुझे मैं नहीं कह सकता, पर उनके जो बयान या जो भावना, जो बॉडी लैंग्वेज देखने को मिलती है, उसमें वो जो सर्वोच्च न्यायालय का भारतीय की कमी था, ताकि उस सोच में जो हमारी सभ्यता संस्कृति को, ये सभ्यता संस्कृति इस तरह भी चल रहे थे कि कांग्रेस ने राम सेतु का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया। इसका अर्थ यही है कि कहीं ना कहीं भारतीयता की या सनातन संस्कृति के प्रति जो भाव है वो कहीं ना कहीं बचपन में कमजोर है, वो उसी तरह उसका अब सामने पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक रूप में सामने आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वो इतने जिम्मेवार पद पे बैठे हैं, उनको थोड़ा सा अपने जो बयानों पर गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव सैकड़ों के लाखों लोगों पर पड़ता है। तो अगर वो इस तरह रहे तो उनकी अपनी छवि भी फिर खराब होगी और उसका फिर नुकसान ही नुकसान होगा। ये छवि के साथ भी जुड़ा है, क्योंकि जो वाणी है, जो भाव है, वो आपकी छवि बनाते हैं,
और जो टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय ने किया है वो दोनों को जोड़ के अब उसका रिएक्शन है। उनकी बहन प्रियंका गांधी ने किया, विपक्ष भी कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय कौन होता है भारत का। सर्वोच्च न्यायालय ने कोई डिसीजन नहीं दिया, उन्होंने टिप्पणी की है। फैसला तो जन साधारण करेगा। अगर जन साधारण भारतीय की बात करेगा तो आज मोदी भारतीय के कारण सत्ता में है। तो इन्होंने अगर भारतीय की कमजोरी रही तो सत्ता से दूर होते चले जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। आगे प्रोग्राम में चर्चा बिहार की। सर, बिहार विधानसभा से पहले वहां विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का मुद्दा जो है वो छाया हुआ है, और ये जो अभियान है ये फर्जी वोटों के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, लोकसभा में पीछे पहले भी हुआ, अब भी हुआ है। पहले सिंदूर को लेके, ऑपरेशन सिंदूर का, अब इसको लेके हो गया। अब इसका बात समझने की ये है कि 2024 में जो इलेक्शन थे लोकसभा के, वो उसके बीच में स्टेट के भी हुआ, उसमें जो मतदाता सूची थी उसमें जो वोटर है वो 97 करोड़ है। जबकि जो जनगणना के हिसाब से जो मतलब अभी तो हुई नहीं, मतलब इतने देर से, पर जो 18 वर्ष से जो भारतीय आंकड़े दिखाते हैं, 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं वो 91 करोड़ है। तो मतदाता 97 करोड़ और 18 वर्ष से ऊपर वाले जो वोट दे सकते हैं वो 91 करोड़ है। तो ये 6 करोड़ का डिफरेंस क्यों आ गया? इसको लेकर एक प्रश्न चिन्ह लगा, 6 करोड़ कैसे ज्यादा हो गया? तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। एक तो है जो मृत लोगों के नाम नहीं कटे, दूसरा है जिनके डबल वोट बन गए, बिल्कुल, तीसरा वो जो घुसपैठी है, अवैध रूप से जिन्होंने आधार कार्ड बना लिया, बाहर के हैं, उन्होंने कोई ना कोई रास्ता निकाला, उनकी मतदाता सूची में नाम जुड़ गए। और इसी चीज को देखते हुए ये स्पेशल जो SIR जो गहन पुनरीक्षण शुरू हुआ इसका। अब इसका विरोध क्यों किया जाए? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव आयोग आप संवैधानिक एक संस्था है, और संविधान के अनुच्छेद 324 में उसको अधिकार है और उसका कर्तव्य भी है। अधिकार कर्तव्य दोनों है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण जिस समय उसको चाहे, क्योंकि मतदाता ही आगे व्यवस्था को चलाएगा ना। अगर अवैध 6 करोड़ अवैध ही आ गया या वो अपग्रेड ही नहीं, तो वो उसका अपना कर्तव्य वो चूक रहा है चुनाव आयोग। अब इसका विरोध क्यों? वो कहते हैं जी, ये जो विरोध विपक्ष कह रहा है कि सिटीजनशिप की जो पहचान है वो होम मिनिस्ट्री करे। भाई वो होम मिनिस्टर तो करेगा, पर जो मतदाता की पहचान कौन करेगा? बिल्कुल, 18 वर्ष के जो भारतीय है इसकी पहचान तो चुनाव आयोग ही करेगा ना। अच्छा, उसने करके 65 लाख की जो आया डिफरेंस जो इनका बिहार का 65.5 लाख के करीब आया, और उन्होंने जो आया है वो सारी जो लिस्ट इंफॉर्मेशन थी उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टी को उसी समय भेज दी। अब विपक्ष मांग रहा है कि बहस लोकसभा में वो, किरण रिजिजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला, क्योंकि इन्होंने मुद्दा वहां पे उठाया हुआ बिहार का, जो NGOs ने, कि ये नहीं होना चाहिए जैसा इनको। अब जब मामला कोर्ट में है, दूसरी बात पॉलिटिकल पार्टी को सारी उन्होंने इंफॉर्मेशन 65 लाख की दे दी है कि ये ब्लॉक बना के भी इतने ये हैं, इतने ये हैं, इंडिविजुअल नहीं, ब्लॉक बना के, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है। और आज ही राहुल गांधी जी का आ गया कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में भी हरियाणा में भी वोटों की चोरी की है। तो हम मैं खिलाड़ी रहा हूँ, हमारे कहते हैं कि रोंदू खिलाड़ी भी होते हैं जो हार को स्वीकार नहीं करते। जी बिल्कुल सर। तो ये मुझे लगता है ये रोंदू खिलाड़ी वाली बात है। बिल्कुल, हार तो होगी, चाहिए अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो हार को स्वीकार करके अपनी खामी को समझता और मेहनत करके अगले टूर्नामेंट की तैयारी करता है कि मैंने आगे जाना है। वो पिछले की हार के लिए नहीं सिर पीटता पे, हाँ मैं हार गया तो अंपायर ठीक नहीं था, लाइनमैन ठीक नहीं था, ये रेफरी ठीक नहीं था, जो पिच ठीक नहीं थी, ये उसको रोंदू खिलाड़ी कहता मैं। ये रोंदू खिलाड़ी होते हैं। तो अच्छे खिलाड़ी जो होते हैं वो आगे की सोचते हैं कि हाँ मेरी कमी हो सकता है, 1% 2% कहीं निर्णय गलत भी होते हैं, ये नहीं सारे रेफरी के ठीक ही होते हैं, वो गलत भी हो जाते हैं, पर जो अच्छा खिलाड़ी है वो आगे की सोचता है। अब राहुल गांधी को 2027 2029 की सोचनी चाहिए। इस मुद्दे को उन्होंने
जो इंडिया गठबंधन खिल रहा हुआ था, ये मौका इकट्ठे होने का तो है, हो भी रहे हैं, पर इकट्ठे होकर एकजुट होकर उनको आगे की सोचनी चाहिए। पीछे केवल रस्सी को पीटना कोई लाभ नहीं है। वो आज सत्ता पक्ष के सर्वोच्च पद पे एक तरह से खड़े हैं, कल को सत्ता पक्ष में आकर प्रधानमंत्री का भी दबाव आज भी करें, बन भी सकते हैं, लोगों की मतदाता के हाथ है, वो कुछ भी कर सकते हैं, पर उसके लिए उनका छवि, कर्म, उस दोनों चीजें देखनी है, हाव भाव छवि, जो कहते हैं करते हैं, क्या करते हैं। अगर ये इसी तरह नकारात्मक रहे तो फिर एक नकारात्मक छवि जो है वो आगे कुछ देने वाली नहीं है। फिर लोगों को यही याद रहता है कि ये हाँ वो आदमी था ना, ये नेगेटिव है, यार हर बात को स्वीकार। अब आप जब चुनाव जो एक अपने आप को, कल को आप सुप्रीम कोर्ट को भी कह सकते हो, कल को आप किसी और जो विजिलेंस में आते हैं उनके भी प्रति कह सकते हो। ये अब चुनाव आयोग ने जब आज कहा कि आप शपथ पत्र दो, बिल्कुल सर, जब आप ओथ लेके शपथ पत्र करके आप शिकायत करोगे तो उसकी उचित कार्रवाई होगी, वो देने को तैयार नहीं है। ऐसे तो कोई एक उठकर किसी भी संवैधानिक संस्था पर कोई उंगली उठा दे तो ये तो सरकार नहीं है, ये तो आप देश की छवि को खराब कर रहे हो, हमारी व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। कभी सेना पर लगा दिया, कभी चुनाव आयोग को लगा दिया, कभी आपने पुलिस पर लगा दिया कि ये प्रधानमंत्री के इशारे पे चलते हैं। जो तथ्य रखने हैं उसके साथ में आपको एफिडेविट देना पड़ेगा कि ये हमारे तथ्य है, ये मेरा एफिडेविट है, इसमें इंक्वायरी करो। अगर तब ना हो फिर बात बनती है। केवल आप विरोध के लिए विरोध करते हो तो ये कोई देश हित में नहीं, ना पार्टी हित में, ना उनके व्यक्तिगत हित में। ये उनको सोचने की बात है, उनके जो दाएं बाएं जो उनके सलाहकार हैं उनको भी सोचना चाहिए कि छवि उनकी रोंदू प्लेयर वाली ना बनाए, सकारात्मक बनाए, नकारात्मक ना बनाए, तभी उनका आगे विकास राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में चलेगा। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चा खास। एक बार फिर से हमने सर के साथ बहुत अहम मुद्दों पर की बातचीत। अगले हफ्ते फिर नए मुद्दों के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।